नमस्कार, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, हम लोग जो इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 को कंप्लीट कर चुका है। इस वीडियो में हम लोग भाग 3 के बारे में बात करेंगे और देखेंगे किन-किन चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो भाग 3 हम लोग का क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि मूल अधिकार की परिभाषा क्या है, मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल अधिकार को नरसंगिक अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार को क्या बोला जाता है? नरसंगिक अधिकार, क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। यूएस इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। जो मूल अधिकार है, ये किसके संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो चलिए एक-एक अनुच्छेद के बारे में देखते हैं कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है। तो जो अनुच्छेद 12 है वो बोलता है बाल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में किसके बारे में बात की गई है? बाल अधिकार के परिभाषा के बारे में बात की गई है। और जो अनुच्छेद 13 है उसमें बोला गया है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। मतलब कानून के द्वारा या विधि के द्वारा कोई ऐसे मूल अधिकार को लाया जाए जिससे क्या होगा, हमारे मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो उस मूल अधिकार से हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? अल्पीकरण के द्वारा। ये हो गया। अनुच्छेद 14 क्या है उसको देखा जाए। विधि के समक्ष समान अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह कहा जाता है कि कानून के सामने सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलते हैं, चाहे नौकरी के अवसर हो या किसी व्यवसाय या रोजगार या कहीं सरकारी संस्थानों में कोई वैसी नौकरी के पद की बात की जाए तो सभी व्यक्ति के लिए क्या है? समान कानून बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि अमीर व्यक्ति के लिए अलग कानून है और जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए अलग अलग कानून है। सभी व्यक्ति के लिए एकदम समान एक रूप कानून बनाया गया है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। जो यह कानून व्यवस्था है ये किस देश से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। जबकि जो कानून का संरक्षण किस तरीके से किया जाएगा उसकी व्यवस्था किस देश से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। तो चलिए अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 15 उसके बारे में देखा जाए। अनुच्छेद 15 क्या है? जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब बोला जा रहा है कि जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान हो या सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समान नियम है। जो एक व्यक्ति को नियम जिसके लिए लागू होगा वही नियम सबके लिए लागू होगा। उसी तरह अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी में समानता है। इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समान आरक्षण की चर्चा है। मतलब लोक निर्वाचन का मतलब ये होगा कि सरकारी नौकरी में समानता। चाहे सरकारी नौकरी जब निकलती है तो उसमें क्या होगा? सभी के लिए समान नियम होंगे, सभी के लिए समान अनुशासन और नियम बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के लिए अलग होगा, किसी के लिए अलग होगा। लेकिन इसमें जो पिछड़े वर्ग के समुदाय के जो लोग हैं उनको कुछ आरक्षण दिए गए हैं और उनके बारे में चर्चा की गई है। तो ये हो गया। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। मतलब लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, छुआछूत महसूस करते हैं। इसके बारे में जो बात की गई है अनुच्छेद 17 में की गई है। इसमें छुआछूत के भेदभावना को खत्म किया गया है। और अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। मतलब जो जितनी भी सारी उपाधियां हैं उनके उसके क्या किया गया? अनुच्छेद 18 में उसके बारे में बात की गई है और उसका अंत कर दिया गया है। लेकिन अब शिक्षा या सुरक्षा या भारत रत्न इस तरह की उपाधि को क्या कर सकते हैं? आप रख सकते हैं। जैसे भारत रत्न की कोई उपाधि हो या पद्म विभूषण की उपाधि हो या शिक्षा के तौर पे आपको कोई उपाधि मिली हो, तो इस तरह की उपाधि को आप क्या कर सकते हैं? आप धारण कर सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। यदि मान लीजिए आप वैसी उपाधि रखना चाहते हैं कि विदेशी किसी दूसरे देश की, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने यहाँ के राष्ट्रपति से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम इस देश की उपाधि अपने नाम के साथ लगाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति जी से अनुमति, स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तभी आप किसी दूसरे देश की क्या कर सकते हैं? किसी दूसरे देश की उपाधि को धारण कर सकते हैं। ये क्या हुआ? अनुच्छेद 18 खत्म हुआ। अनुच्छेद 19 क्या है उसको देखा जाए। तो जो अनुच्छेद 19 है, स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में कहा जाता है, यह कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक दिया है। अनुच्छेद 19 क्या है?
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने, पुतला जलाने तथा प्रेस की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब होता है कि अपने आप को व्यक्त करना, मतलब हम 19 में जो अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि सभी व्यक्ति को क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, पुतला जलाने की स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता। मतलब अनुच्छेद 19 में तमाम तरह की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। जैसे और इसमें क्या है, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। 19 में बोला है कि यदि आप सभा करते हैं तो सभा के अंतर्गत आपको कोई अस्त्र शस्त्र वगैरह ये सब ले जाके वहाँ पे सभा नहीं करनी है। या और क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। लोग एक जगह एकत्रित होकर कोई सभा या संगठन बना सकते हैं। बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। हम एक देश से दूसरे देश तक कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाके यात्रा कर सकते हैं, इसकी भी हम लोग को स्वतंत्रता है। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। यदि हम भारत में हैं, भारत के किसी भी राज्य के कोने में किसी भी क्षेत्र में जाकर रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं। संपत्ति का अधिकार अब यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। जो संपत्ति का अधिकार है वो अब क्या है, यह मूल अधिकार नहीं रहा, यह कानूनी अधिकार बन चुका है। संपत्ति के अधिकार को 14वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। जो संपत्ति के अधिकार है इसको क्या किया गया, 14वें संविधान संशोधन से इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार में रख दिया गया है और इसे हटाकर अब इसको कहाँ पे रख दिया गया, 300 के क में कानूनी अधिकार बना दिया गया मौलिक अधिकार को। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यक्ति कहीं पे व्यवसाय करने के लिए भी उसको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 को देखते हैं। अनुच्छेद 20 क्या है, इसमें 3 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसमें जो अनुच्छेद 20 में क्या बोला गया है कि 3 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। जैसे एक गलती के लिए एक सजा। यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको एक गलती के लिए एक सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि व्यक्ति एक गलती करता है तो उसको कई सारी सजा दी जाएगी। सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। यदि जो व्यक्ति जिस समय कोई अपराध करता है तो उसको जब सजा दी जाएगी तो उसी समय के कानून के हिसाब से सजा उसको दी जाएगी। यही नहीं ये नहीं कि उसको बाद वाले जो कानून था उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगी। सजा के बाद भी कैदी का संरक्षण दिया जाएगा। जो कैदी होगा उसको सजा के बाद भी क्या किया जाएगा, उसको कानून के द्वारा, विधि के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उसको कानून के द्वारा उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। नोट क्या है कि अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। मतलब अनुच्छेद 20 ये कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति को, जब तक न्यायालय क्या करे, जब तक उसको दोषी न दे दे तब तक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको अपराधी नहीं मानना चाहिए। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण जो अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हमें अपने प्राणों और अपने दैहिक शरीर को क्या करना है, इसको बचाने के लिए हमको स्वतंत्रता मिली है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्तियों को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही क्या करती है, पुलिस जो चालान काटती है, जो हेलमेट नहीं लगाए रहते हैं या जो गाड़ी वगैरह, वाहन वगैरह जो धुआं देते हैं उनकी चालान कटता है। नोट, अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता। जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है, चाहे देश में कितनी भी आपातकालीन सेवा क्यों न लग जाए, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को कभी भी रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में यह बात कही गई है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व भी अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। तो चलिए वो अगला अनुच्छेद देखने की क्या है। तो नेक्स्ट अनुच्छेद हम लोगों का जो है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या है, इसमें देखा जाए, इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो कि गिरफ्तारी से संरक्षण का रक्षा करती है। अनुच्छेद 22 में भी क्या है, 3 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। पहली स्वतंत्रता, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट या कारण बताना। यदि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो क्या करना है, उसको व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले आपको कारण बताना है कि हम इस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं, उसको वारंट दिखाना है, तब उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर सकते हैं।
24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सस्वरूप प्रस्तुत करना है। यदि आप उसको 24 घंटे के अंतर्गत आपको उस व्यक्ति को न्यायालय में ले जाना है और उसे एकदम सशरीर मतलब पूरी तरह से उसको सही तरीके से। गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार है। जो व्यक्ति गिरफ्तार रहता है उसको अपने पसंद का वकील रखने का उसको अधिकार है। इस अधिकार को क्या बोला जाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाता है, निवारक निरोध अधिनियम। इसमें चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में इसके उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध से रोकना है। इसकी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, जो इसकी चर्चा के अनुच्छेद 22 के भाग 4 में है, इसका उद्देश्य है किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं है बल्कि उसको अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए उसको बंदी बना सकती है। वो भी कितने महीने तक? नजरबंद कर सकती है, 3 महीने तक बिना उसको कारण बताए भी। यदि शक के आधार पर व्यक्ति को क्या कर सकती है पुलिस? उसको नजरबंद कर सकती है। किसी होटल वगैरह, किसी रूम वगैरह, किसी ऐसी जगह पे ले जाकर उसको रख देगी जहाँ पे उसको सारी सुविधा मिले और उसको नजरबंद कर दिया जाए। शक के आधार पर ऐसे पुलिस कर सकती है। जो अगला क्या है अनुच्छेद, उसको देखा जाए। अगला अनुच्छेद क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो अगला अनुच्छेद है उसको क्या बोला जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के अंतर्गत दिया है। अनुच्छेद 23 क्या है? बलात् श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा बेरोजगारी, बिना वेतन पर रोक लगाया जाए। बलात् श्रम का मैंने बोला है कि इसका मतलब ये हो कि यदि कोई बालक है, कोई बच्चा है, तो उसको क्या करना है? जबरदस्ती से कोई श्रम नहीं करवाना, से मेहनत वाला कार्य नहीं करवाना है। या बेरोजगारी जैसे है तो किसी को बिना वेतन के काम नहीं करवाना है। इन सब चीजों पे क्या हुआ? रोक लगा। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बलात्कार या बेरोजगारी कराया जा सकता है। यदि राष्ट्र की सुरक्षा की बात आ गई, यदि वैसी कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, तो उस समय क्या किया जाएगा? ये सब बलात्कार और बेरोजगारी, ये सब चीजें करवाई जा सकती हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। जो अनुच्छेद 24 कहता है, यदि जो बच्चे 24 वर्ष से जिनकी आयु कम है तो उनको ऐसे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता जो कार्य जोखिम भरे हों, खतरनाक हों। इस तरह के कार्य में उनको नहीं लगाया जा सकता है। और जो नेक्स्ट अगला अनुच्छेद क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 25 में किन चीजों के बारे में बात की गई है। जो अनुच्छेद 25 है उसमें बोला गया है अंतःकरण की चर्चा, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। व्यक्ति को क्या है? अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने को स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। यदि कोई व्यक्ति है जिस धर्म को अपनाना चाहता है, जिस धर्म में जाना चाहता है, तो उसको किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। वो जिस धर्म को चाहे उस धर्म को अपना सकता है, उस धर्म में नहीं रखता है। इसी के तहत सिखों को कृपण, जैसे सिख लोग होते हैं तलवार वगैरह कृपण वगैरह रहते हैं। मुसलमानों को दाढ़ी रखने की क्या है? अनुमति है। हिंदुओं को टीका रखने की स्वतंत्रता है। जैसे हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग क्या करते हैं? टीका वगैरह लगाते हैं। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो लोग दाढ़ी वगैरह चीजें रखते हैं। तो इस तरह की स्वतंत्रता है। ये किसके अंतर्गत है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अधिनियम, अधिकार 25 से 28 तक, इसके अंतर्गत ये अधिकार हम लोग को मिले हैं। तो अगला अनुच्छेद क्या है? चलिए उसको देखते हैं। अनुच्छेद 26 क्या है? अनुच्छेद 26 है कि 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। मतलब अनुच्छेद जो 26 है इसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्ति को किसी प्रकार का यज्ञ करना हो, हवन करना हो कोई, तो इस तरह के कार्य आप यज्ञ वगैरह ये सब चीजें कर सकते हैं। सड़क पर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, इसकी भी अनुमति है। आप पूजा अर्चना कहीं भी आपको कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 27 क्या है? धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन टैक्स नहीं लगेगा। जो भी धन वगैरह रखा गया जिसमें धार्मिक कार्य किया जाएगा, उस धन पे क्या होगा? कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 28 क्या है? सरकारी धन से चलाए जा रहे संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो सरकारी धन से, जो जैसे सरकारी विद्यालय हैं, इन सब विद्यालयों में यदि सरकारी पैसे से क्या किया जा रहा है, वो सरकारी विद्यालय चला जा रहा है, तो उस तरह के विद्यालय में किसी एक धर्म की, किसी विशेष धर्म की या किसी भी धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके एक धर्म के विशेष बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। नोट में दिया है संस्कृत एक भाषा है। जो संस्कृत है वो क्या है? एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की शिक्षा है। इसी तरह
उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा, अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करते। जो मदरसा वगैरह होते हैं ये लोग अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए वो अपने भाषा को प्रोत्साहन करते हैं। वो एक धर्म को नहीं प्रोत्साहन करते, वो अपने भाषा को बढ़ाते हैं। जैसे संस्कृत भी एक भाषा है, तो इस तरह से कोई एक हिंदू धर्म की एक धार्मिक भाषा है, ऐसा ही है। तो चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 28 तक कंप्लीट हो चुका। अनुच्छेद 29 क्या है इसको देखते हैं। अनुच्छेद 29 है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार है। जो संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 में इसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यकों को के हितों का संरक्षण। जो अनुच्छेद 29 कहता है, जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके जो भी हित हैं, जो उनके बारे में अच्छी बातें हैं, उनको संरक्षण करके अनुच्छेद 29 में रखा गया है। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। मतलब जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, यदि उनकी भाषा अच्छी नहीं है, वो पढ़ने में कमजोर है, यदि आर्थिक रूप से उनकी स्थिति सही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उनको यदि किसी संस्थान में अपना प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। उनको हर जगह समान अवसर मिलेगा। विधि के समक्ष समानता के बारे में बात भी कही जाती है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके शिक्षा का जो संरक्षण किया गया है वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत किया गया है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहे हैं। जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनके बीच में क्या करते हैं? शिक्षा लेने से अपने आप को संकोच महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो इसलिए इस अनुच्छेद 30 के तहत उनके जो अधिकार हैं उसको संरक्षण करके रखा गया। तो अल्पसंख्यक अपने पसंद के संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उससे धन भी देगी। और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, यदि वो अपना विद्यालय वगैरह ये सब चीज़ें खोलना चाहते हैं, तो वो विद्यालय खोलने की उन लोगों को भी स्वतंत्रता है इसमें। और सरकार क्या करेगी? उन लोगों को धन वगैरह रुपया पैसा देने में मदद करेगी। तो अनुच्छेद हम लोग का 30 कंप्लीट हो चुका है। चलिए अगले अनुच्छेद को देखते हैं कि अगला अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार या किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। करा कि अनुच्छेद 21 जो है, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई, जो हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, जो हमारे बाप दादा की संपत्ति है, उसके बारे में कि वो संपत्ति हमको मिलनी चाहिए, मेरा उस पर क्या है अधिकार है। जो मूल अधिकार या 44वां संविधान संशोधन से 1978 में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो पैतृक संपत्ति है, इसको क्या है? 44वां संविधान संशोधन से इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और अनुच्छेद 300 को में जोड़ दिया गया था। जो पैतृक संपत्ति है, इसको अनुच्छेद 300 के अंतर्गत में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो क्या है? अनुच्छेद 32 में दिया है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाले मूल अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को क्या बोला जाता है? मूल अधिकार बनाने वाले अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार को जो बनाता है उसको क्या बोला जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट याचिका या समावेशन जारी करती है। यदि व्यक्ति के कोई उसका वैसा जो मूल अधिकार है उसका हनन हो रहा है, तो उस केस में, उस स्थिति में व्यक्ति क्या कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाके अपने जो हनन हो रहे हैं, जो अपने मूल अधिकार, उसके बारे में याचिका दायर कर सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर 5 प्रकार की क्या करती है? रिट जारी करती है। तो इस तरह अनुच्छेद 32 कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद को देखते हैं कि वो क्या चीज है। अनुच्छेद 33 क्या है? अनुच्छेद 33 लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद ने सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। यदि राष्ट्र के हित में, यदि हमारे राष्ट्र के हित में कोई ऐसी सूचना है जिसे क्या रहा, किसी दूसरे देश को खुफिया जानकारी लग रही है, तो उस स्थिति में जो मीडिया है, इसको सरकार क्या कर सकती है? इसको सीमित कर सकती है। जब तक चाहे तब तक उसको बंद करके रख सकती है। इस तरह के अधिकार भी दिए गए थे। अनुच्छेद 34 क्या है? भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून, मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। मतलब ऐसा अनुच्छेद जो 34 उसमें बोला है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है।
सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। जो सेना का न्यायालय है उसको क्या बोला जाता है? कोर्ट मार्शल बोला जाता है। सबसे कठोर मार्शल लॉ AFSPA बोला जाता है, एनेक्सल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये सबसे खतरनाक मार्शल लॉ बोला जाता है। अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को लागू होने की विधि की चर्चा है। और जो अनुच्छेद 35 में किसके बारे में चर्चा दी गई? जितने भी हमारे सारे मूल अधिकार हैं उसको लागू होने के विधि के बारे में दिया गया, किस किस विधि से, किस नियम से ये सारे अनुच्छेद लागू होंगे। मूल अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। हमारे जो मूल अधिकार हैं उनको कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 7 श्रेणी में बांटा गया है। लेकिन वर्तमान में अब 6 ही श्रेणियां हैं। पहले क्या थे? जो 7 श्रेणी थी, लेकिन वर्तमान में 6 ही श्रेणी है। चलिए उसको देखें कि कौन कौन सी वो चीजें हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 के बारे में इसमें बात कही गई है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेके अनुच्छेद 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक बात की गई है। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक बात की है। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 है। इसी को क्या किया गया है? जो पहले के मूल अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन इसी संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग के मूल अधिकार नहीं है। तो अब वर्तमान में कितने भी मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।